लेट्स सी द नेक्स्ट वन। मूड एक चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है मूड। 3 मूड होते हैं, इंडिकेटिव, इम्पेरेटिव एंड सब्जंक्टिव मूड। इम्पेरेटिव और इंडिकेटिव और इम्पेरेटिव में बहुत क्वेश्चन नहीं है, हालांकि बेसिक में ज़रूर पढ़ना चाहिए, लेकिन जो सब्जंक्टिव मूड है वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सब्जंक्टिव मूड का मतलब होता है मान लो ऐसा होता, दिस इज जस्ट अ डिजायर, ये पॉसिबल नहीं है। और इंग्लिश में जो चीज़ हाइपोथेटिकल है, मान ली गई है, सपोज, वो हमेशा हम पास्ट में शो करते हैं। उसके कुछ स्ट्रक्चर हैं। सब्जेक्ट के बाद अगर विश आया है तो सब्जेक्ट प्लस V2। इफ के बाद अगर सब्जेक्ट और वर और V2 आया है तो दिस इज ऑल्सो हाइपोथेटिकल कंडीशन। हालांकि यहाँ पर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, और अगर आगे सेंटेंस बनाना हो तो फिर हम वुड का यूज करते हैं। इट इज टाइम आया है तो ये भी सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज करेंगे। और सब्जेक्ट वर्ब के बाद अगर एज इफ या एज दो आया है तो भी हम सब्जेक्ट के बाद V2 या वर का यूज करेंगे। वुड रादर, सब्जेक्ट के बाद अगर वुड रादर आया है तो ध्यान देंगे वुड रादर के बाद सीधे V1। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट के बाद वुड रादर यूज करते हो और फिर एक और सब्जेक्ट हम लगाते हैं तो फिर V2, फिर हम लगाते हैं V2। वुड रादर के बाद डायरेक्ट वर्ब लगाना है तो V1, लेकिन वुड रादर के बाद अगर सब्जेक्ट आया तो फिर V2। अब हम यहाँ पर देखें, अगर हमने कहा कि आई विश I knew him, देखिए यहाँ पर मैंने I wish लिखा था और सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आया वर्ब का सेकेंड फॉर्म। हमने कहा it is time, you went, हमने यहाँ पर इट इज टाइम लिखा सब्जेक्ट, तो फिर हमने लगाया V2। और वुड रादर का बता ही दिया मैंने आपको कि वुड रादर के बाद V1 लगाना है डायरेक्ट आया तो, और वुड रादर के बाद अगर सब्जेक्ट आया तो V2। सब्जेक्टिव मूड में ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल लर्न कर लेना है, क्योंकि ये जो विश और इट इज टाइम, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। वुड रादर से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो सब्जेक्टिव मूड का ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको आपको एक बार थोड़ा देख लेना है। नाउ नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास जो बहुत ही मेजर पोर्शन आता है, अभी तो हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, और रोज की तरह मैं फिर बता दूं कि अब पता नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती, तो मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने बेसिक नहीं किया है उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कितना भी हम अच्छा बता दें आपको, 2-3 दिन में जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकते। हालांकि हम आपको क्रीम बता रहे हैं, लेकिन जब आपने बेसिक पढ़ा होगा तभी ये आपके लिए जो है वो यूज़फुल है। फिलहाल हम बात करें टाइम और टेंस की। जब आप टेंस चैप्टर देखते हो तो उसका की फॉर्मूला है टाइम एंड टेंस। हर सेंटेंस में एक टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम दिया रहता है। मैच कर लीजिए कि टाइम और वर्ब जो है वो दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर आपने सेंटेंस में अपने टाइम लिखा है येस्टरडे, तो ये तो येस्टरडे सबको पता है, दिस इज अ सिंबल ऑफ पास्ट। और अगर हमने यहाँ पर यूज कर दिया है प्रेजेंट कि हैज गॉन, तो हैज गॉन है प्रेजेंट, और आपने टाइम लगा दिया येस्टरडे, ये सेंटेंस गलत है। टाइम के अकॉर्डिंग टेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप टेंस चैप्टर पढ़ते हैं तो टेंस चैप्टर में सबसे ज़रूरी होता है टाइम एंड टेंस। अब हम एक एक करके जरा बात करें कि किस टेंस से क्या क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्रेजेंट सिंपल की, तो प्रेजेंट सिंपल में अभी तक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो यही आया है जो कंडीशनल सेंटेंस में है, कि अगर हमने 2 क्लॉजेस का यूज़ किया है, 2 क्लॉजेस का, तो जो मेन क्लॉज है उसको हम विल देते हैं, और जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। कंजंक्शन यहाँ पर इफ की जगह अनलेस, व्हेन, एज सून एज कोई भी हो सकता है, ध्यान देंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर ये जो वर्ब है हमारे पास सी, हियर, स्मेल, लुक, सीम, अपीयर, इनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। अगर आप कह देंगे कि आई एम सीइंग
तो ये गलत सेंटेंस है, ये होना चाहिए आई सी, क्योंकि सी का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। अब यहाँ पर जो मेजर क्वेश्चन आता है वो हैव से आता है कि अगर आप किसी चीज पर अधिकार दर्शाना चाहते हैं तो हैव में आईएनजी ना लगाएं। जैसे अगर कहा कि आई एम हैविंग a car, this is a wrong sentence, you should say I have a car, क्योंकि अधिकार दर्शाने के लिए have में ing का यूज नहीं होता है। जो मेजर अभी तक क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में वो सी, हियर, स्मेल, लुक इन्हीं से आए हैं और हैव से आया है। ओन भी आ जाता है, ओन लाइक आई एम ओइंग, नो आई ओन। ध्यान रखना है इनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो प्रेजेंट सिंपल बनाइए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाइए, कॉन्टिन्यूअस हटा दीजिए। ध्यान रखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, आपको ध्यान रखना है इन वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। अब हम आते हैं परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो जो लेटली, ऑफ लेट एंड रिसेंटली, ये जो अगर आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है तो आपका सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि लेटली का मतलब भी होता है रिसेंटली और ऑफ लेट का भी मतलब होता है रिसेंटली। तो अगर हमने कहा कि लेटली he has started a new venture, हमने यहाँ पर क्योंकि लेटली लगाया था, लेटली, इसीलिए हमने जो सेंटेंस बनाया वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया है। प्रेजेंट परफेक्ट में एक और क्वेश्चन आता है जिसको अभी हम पास्ट के पैरेलली देखेंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट को मिलाकर बनता है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस में फॉर और सिंस का यूज करते हैं हम टाइम बताने के लिए, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है कि ये काम इतनी देर से हो रहा है। अब यहाँ पर जो टाइम बताना है तो फॉर का यूज करना है हमें पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस का यूज करना है हमें पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। कितनी देर से तो फॉर, और कब से तो सिंस। जैसे आपने कहा कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, तो हमने यहाँ पर फॉर का यूज किया है। और अगर हम कहें कि आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, तो फिर हमने यहाँ पर सिंस का यूज किया है। ध्यान रखना है कि अगर पीरियड ऑफ टाइम तो फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम तो सिंस। यहाँ पर एक चीज और जो बच्चे थोड़ा शॉर्टकट अपनाते हैं वो करते क्या है कि फॉर और सिंस जैसे ही आया वैसे ही उनको लगता है कि सेंटेंस जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनना चाहिए। तो अभी आपको बताया कि जिन वर्ब का कॉन्टिन्यूअस बनेगा ही नहीं, अगर कोई अवस्था है, अगर कोई ये वाले वर्ब हैं तो इनका तो कॉन्टिन्यूअस बनता ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में फॉर और सिंस तो रहेगा लेकिन हम कॉन्टिन्यूअस हटा देंगे। जैसे अगर हम एक सेंटेंस कहें कि ही हैज बीन इल सिंस 2022। अब हमने यहां पर he has been ill, अब इल तो अवस्था है, इलिंग थोड़ी ना बना देंगे कि he has been illing, ये तो गलत हो जाएगा। यानी कि कई बार ऐसा होगा कि फॉर और सिंस होगा लेकिन वहां पर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो है हम अवस्था की बात कर रहे हैं या हम ऐसे वर्ब की बात कर रहे हैं जिनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। लेट्स मूव फर्दर, हम आगे देखें। अगर हम बात करें पास्ट सिंपल की और प्रेजेंट परफेक्ट की, तो जो सारा मेन मुद्दा है इसमें वो सिर्फ टाइम का है, क्योंकि काम दोनों में खत्म हो जाता है, पास्ट में भी और प्रेजेंट परफेक्ट में भी। बस यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आपने टाइम जो है, अगर आपने टाइम पास्ट का यूज किया है तो आप यहाँ पर जो वर्ब लगाएं वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और अगर आपने यहाँ पर जो टाइम है वो प्रेजेंट का लगाया है,
जो प्रेजेंट का, तो यहाँ पर हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट के एडवर्ब कौन कौन से हैं? तो येस्टरडे, येस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लॉन्ग अगो, लॉन्ग बैक एटसेट्रा। प्रेजेंट के कौन से हैं? तो टुडे, जस्ट नाउ, टिल नाउ, सो फार एंड येट। अगर आपने इनका यूज किया है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करिए, ये ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन आता है। अब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो अभी अभी आपको बता ही दिया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सेम वही क्वेश्चन है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, यानी वो वर्ब जिनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। आपको ध्यान रखना है, वो वर्ब जिनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता, लुक, सीम, अपीयर, इनका जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। हैव, उसका भी कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। सेम क्वेश्चन यहां भी रिपीट होता है। पास्ट परफेक्ट, अब पास्ट परफेक्ट में जो स्ट्रक्चर है वो एक तो बिफोर वाला, कि बिफोर में याद रखना है कि बिफोर में हैड जो है वो इस तरफ आता है, यानी मेन क्लॉज में, और बिफोर के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और अगर हम आफ्टर की बात करें तो आफ्टर में मेन क्लॉज में आता है V2 और हैड आता है आफ्टर के साथ, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज में। बिफोर और आफ्टर ये पास्ट परफेक्ट का एक काफ़ी प्रोमिनेंट जो है वो स्ट्रक्चर है, बिफोर और आफ्टर। हालांकि आप बिफोर और आफ्टर के बाद अगर ये क्लॉज ना लगाना चाहें तो आप ING भी लगा सकते हैं। बिफोर और आफ्टर के साथ अगर आपको डायरेक्ट वर्ब लगाना हो, अगर आपको क्लॉज ना बनाना हो तो आप सीधे ING भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चर फॉलो करना है तो बिफोर के साथ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन में और उधर V2, और आफ्टर के साथ मेन में V2 और उधर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन एग्जाम में आता है बाय द टाइम से, बाय द टाइम। अब ध्यान रखना है कि बाय द टाइम के साथ अगर इधर V1 आया है, बाय द टाइम जब तक, तो आप दूसरे वाले क्लॉज में विल प्लस V1 का यूज करेंगे। जब तक हम वहां पहुंचेंगे खाना खत्म हो चुका होगा। और आपको पता है कि दो फ्यूचर टेंस हम नहीं बनाते, तो जो मेन क्लॉज था उसमें हमने विल डाला और सबऑर्डिनेट में डाला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब तक हम पहुंचे थे खाना खत्म हो चुका था। अब आपने पास्ट की बात की तो सब्जेक्ट के साथ V2 और इधर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए बाय द टाइम में ये दो स्ट्रक्चर बहुत ध्यान रखना है। बाय द टाइम में या तो आप फ्यूचर में सेंटेंस बनाएंगे या पास्ट में। फ्यूचर में बना रहे हैं तो सबऑर्डिनेट में V1 और मेन में विल। अगर पास्ट में बना रहे हैं तो सबऑर्डिनेट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म और मेन में आपके हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एज सून एज से जो क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर उस तरफ आपके विल आया है, देखिए इसमें और कोई क्वेश्चन बनता नहीं है क्योंकि एज सून एज जो है वो दोनों तरफ बराबर के वर्ब लेता है। V1 तो V1, V2 तो V2। बस फ्यूचर में ध्यान रखना है कि मेन में अगर विल दिया है तो सबऑर्डिनेट में V1। सिंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है, इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपने सिंस का यूज किया है तो सिंस के पहले आता है प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। देखिए टेंस इक्वल्स रहते हैं लेकिन सिंस ऐसा कंजंक्शन है जिसमें पहले आता है हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और इस तरफ आता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। एक क्वेश्चन और आ जाता है यहाँ पर, it has been a long time since I saw you। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, it has been a long time since I saw you। सिंस में ध्यान रखना है पहले प्रेजेंट परफेक्ट और फिर उधर पास्ट सिंपल। कुछ कंजंक्शन है जिसमें लगातार क्वेश्चन आते हैं, प्रोमिनेंट सिंस, एज सून एज, बाय द टाइम, इफ, अनलेस। तो इन सारे जो कंजंक्शन है इनके की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो टेंस से मेजर क्वेश्चन थे ये सारे। अब अगर आप वर्ब पढ़ रहे हैं तो इन्वर्जन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्जन? इन्वर्जन का मतलब होता है जब हम सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो इसे कहते हैं इन्वर्जन।
अब कौन सी कंडीशन होती है? तो सबसे पहली कंडीशन तो होती है जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो। दूसरी कंडीशन अभी अभी आपको मैंने बताया कि कंडीशनल में भी कुछ कंडीशनल सेंटेंस हैं जिनमें आप पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हो। वर आई अ बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होती, तो आप यहां पर भी जो है वो इन्वर्जन अप्लाई कर देते हैं कंडीशनल सेंटेंस में भी। लेकिन इन्वर्जन एक खास जगह पे और आता है जब आपके सेंटेंस का जो हेड है यानी जो फ्रंट है आपका, वो अगर आपका नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट हुआ है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव वर्ड? तो नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, लिटिल, फ्यू, ये सारे आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं। अगर आपने इनसे सेंटेंस स्टार्ट किया है तो आप पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और तब आपका सब्जेक्ट और मेन वर्ब आएगा। ध्यान रख, जैसे अगर हम एक सेंटेंस बनाएं कि he had hardly eaten anything। अब देखिए यहाँ पे कई पॉइंट हैं। कल बताया था आपको कि अगर हार्डली जो कि एक सेमी नेगेटिव वर्ड है, अगर वो आए तो हम सम का नहीं एनी का यूज करते हैं। तो मैंने कहा ही हैड हार्डली ईटन एनीथिंग। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मैं सेंटेंस हार्डली से स्टार्ट करूं तो आई कैन डू दैट। मैं हार्डली को पहले ले आऊंगी। अब अगर हार्डली पहले आया है, जो कि इसमें देख रहे हैं हम कि फ्रंट में नेगेटिव आ गया, तो हम कहेंगे हार्डली हैड ही ईटन एनीथिंग। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो आप इन्वर्जन अप्लाई करेंगे, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट। हालांकि इन्वर्जन हम यहां भी यूज करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इन्वर्जन हम कंडीशनल में भी यूज करते हैं और इन्वर्जन हम इस कंडीशन में भी यूज करते हैं। हालांकि इन्वर्जन के और भी टॉपिक्स हैं लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है, तो अभी अगर हम बहुत ज्यादा इसको ना फैलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। और टेंस में एक और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज क्वेश्चन टैग। यू मस्ट रीड इट। क्वेश्चन टैग में जो मेजर क्वेश्चन आएंगे आपके पास वो ये कि आपको किसी भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग बनाना आना चाहिए। अब यहां पर जो बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो ये कि सब्जेक्ट के बाद अगर हमने एम का यूज किया है, एम, तो अगर हमें यहाँ पर इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, जैसे आई एम अ टीचर, तो एम का जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो एमेंट आई नहीं आरंट आई का यूज करते हैं। क्वेश्चन टैग में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बस क्वेश्चन टैग बनाना आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन टैग में एक चीज़ और ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कंपाउंड सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बना रहे हैं, कंपाउंड का, तो आप जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो अपने नियरेस्ट वाले क्लॉज से बनाएंगे, नियरेस्ट क्लॉज से। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में, तो ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जिधर कंजंक्शन आया उस क्लॉज से नहीं बनाना है, हमें क्वेश्चन टैग बनाना है जहां कंजंक्शन नहीं आया है। अगर मैंने इफ इधर लगा दिया है तो आप क्वेश्चन टैग इधर से बनाइए, और अगर मैंने इफ बीच में लगा दिया होता तो आपको क्वेश्चन टैग जो है वो अपने मेन क्लॉज से बनाना होता। देखिए कंपाउंड सेंटेंस में हम क्वेश्चन टैग नियरेस्ट वाले के अकॉर्डिंग बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो क्वेश्चन टैग आता है वो मेन क्लॉज के अकॉर्डिंग आता है। जैसे he said that he should go। अब दैट जो कंजंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है, जिधर कंजंक्शन आया है वो सबऑर्डिनेट हुआ और पहले वाला मेन हुआ। तो जो हमें क्वेश्चन टैग बनाना है वो ही सेड से बनाना है और हम कहेंगे कि डिडंट ही। लेकिन अगर हम कहते कि ही केम बट डिडंट स्टे, अब अगर हमने ये बनाया होता तो बट जो है वो कंपाउंड कंजंक्शन है, तो हम अपने नियरेस्ट वाले से बनाते और हम कहते डिड ही। देखिए ध्यान रखना है
कि जब हम कंपाउंड सेंटेंस में बनाएंगे तो हम अपने नियरेस्ट वाले के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और जब हम कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे तो मेन क्लॉज बिना कंजंक्शन वाला कभी पहले भी आ सकता है, कभी बाद में भी आता है। ये लिखने के पैटर्न पे डिपेंड करता है। आपको ध्यान रखना है कि जिधर कंजंक्शन आया है वो आपका सबऑर्डिनेट है, और जो बिना कंजंक्शन वाला क्लॉज है वो आपका मेन क्लॉज है। ये सारी चीजें जो है वो वर्ब चैप्टर में है। हालांकि वर्ब इज अ वेरी वास्ट चैप्टर, और हमने कोशिश की है कि जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको बता दें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पर सारे नोट्स हैं जो हमने भी पढ़ाया है। और फिर से मैं एक बार कहूँगी कि बेसिक्स ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिए इन सबको समझने के लिए। अगले चैप्टर में, फिर अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे कुछ और नए चैप्टर्स के साथ। थैंक यू।